नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं डॉक्टर निर्मला अग्रवाल जी द्वारा लिखी एक बहुत ही मार्मिक कहानी, मुझे भी कहने दो। आशा है कि यह कहानी आप लोगों के दिल को ज़रूर छुएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। भाभी जब कहती, छूने से मैली होती हो ननद जी, कोई कामदेव ही खोजना होगा, तो मंटो के चंपई गालों पर सैकड़ों गुलाब झड़ पड़ते और सच्ची एक दिन गोरे अंगों वाले सुदर्शन युवक से उसका ब्याह हो गया था। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे, हर पल एक खुमारी में डूबी रहती मंटो। उसकी दुनिया आनंद तक सिमट गई थी। दोनों एक दूसरे के पूरक। 2 दिन के लिए पीहर जाती तो भावजे हंसती, पल्लू से बंधे चले आते हैं, 2 दिन के लिए भी जुदा नहीं हो सकते बहनोई जी। मंटो विभोर हो उठती, उसके हाथ जुड़ जाते। हे भगवान, सब सुरक्षित रखना। भाभियों का हक था सो मजाक कर लेती, पर उसने कभी यह नहीं जाना था कि माँ और भाभी 2 अलग रिश्ते होते हैं। बड़ी भाभी ब्याह कर जब इस घर में आई तो उनकी गोद में फूफी सास ने 2 साल की इस मंटो को बिठाते हुए कहा था, लो बहू, आज से इसे अपनी ननद नहीं बेटी समझकर छाती से लगाना। बड़ी अभागिन है, जन्मते ही माँ चल बसी, तब से यहाँ वहाँ पलती रही। फूल सी बच्ची क्या जाने माँ का प्यार। भाभी ने जैसे फूफी की बात गांठ बांध ली थी। आसक्ति की हद तक चाहत और पत्नी की हैसियत से पूरा मान सम्मान मिला था उसे अपने पति से। आनंद की सुबह मंटो के जागने से और रात उसके पलक झपकने से होती थी। आनंद इंजीनियर है, दिन रात मेहनत करके अपनी काबिलियत के बल पर खूब नाम और पैसा कमा लिया है। अभी उम्र ही क्या है, पर महत्वाकांक्षाएं आकाश छू लेने को मछली पड़ती हैं। एक दिन लाड़ में आकर कहने लगे, बहुत जल्द मंटो रानी यह फ्लैट छोड़कर बड़ी कोठी में जाने वाली है। बड़ी कोठी? वह चौंकी थी। यह बड़ी कोठी का ख्याल कैसे? हम 2 के लिए यह फ्लैट कुछ कम है क्या? कम ही तो है, 2 ही रहेंगे क्या? और फिर खूबसूरत मंटो के लिए बाग बगीचे वाला एक खूबसूरत बंगला भी तो होना चाहिए ना। ऐसे ही अवसरों पर आनंद की उस चाहत को वह अपने अंतर के खास कोने में छिपा लिया करती और खुद चंचल नौका से इधर उधर डोलने लगती। फिर एकाएक ऐसा क्या हो गया कि उसके शबनमी आंगन की नरम धूप को अकस्मात घिराई घटाएं निगल गईं और उसे आभास तक नहीं हो सका। सारा सच झूठ में कैसे बदल गया? प्यार की नींव इतनी कमज़ोर कैसे हो गई कि पुख्ता इमारत एकाएक हिलने लगी। 6 महीने में नई कोठी बनकर तैयार हो गई थी। गृह प्रवेश हुआ। मेहमानों से कोठी के वास्तुशिल्प की प्रशंसा सुनकर आनंद गदगद हो रहे थे। दूर के रिश्ते की किसी बहन का ट्रांसफ़र साल भर पहले दिल्ली हुआ था। वे सब और मुजफ्फरपुर से मंटो के भाई भावज और बच्चे सभी आए थे। बरसों बाद उसके घर में ऐसी चहल पहल हुई थी। इंद्रपुरी के वैभव की बातें उसने पुस्तकों में पढ़ी जरूर थी, पर यहाँ तो सब कुछ जैसे आंखों के समक्ष था। हवन कुंड से उठती हुई धूप की सुगंध से संपूर्ण परिवेश सुवासित हो रहा था। एक कमरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे में आ जाकर आनंद बंगला दिखा रहे थे। ड्राइववे के फर्श का यह पत्थर देहरादून से मंगवाया है, लकड़ी बरेली से और मार्बल जबलपुर से, कि तभी दूर की वह बहन हाथ घुमाकर बोली, किसके लिए यह सब ताम झाम है भैया? घर में बच्चे हों तो सब अच्छा लगता है। बच्चे भी होंगे, वक्त आने दो। लो और सुनो इनकी, 10 साल हो गए, अभी वक्त ही नहीं आया। 10 साल? लगता है अभी कल ही तो सेहरा बांधा था। उस दिन तो वह चली गई, पर महीने 2 महीने के अंतराल पर उसके चक्कर लगने लगे। बात में से बात उठाने वाली चतुर स्त्रियों के मन की था विधाता भी नहीं ले सका, तो साधारण मनुष्य की तो बिसात ही क्या। छुट्टी के दिन किसी बहाने कभी बच्चे को उनके यहाँ छोड़ देती, तो कभी दोनों मियाँ बीवी इधर से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चलें, कि बहाने जब तब आने लगे। आनंद को उनके बच्चों के साथ खेलने में ऐसा रस आने लगा कि जरूरी काम छोड़कर कभी उसके लिए टॉफ़ी और चॉकलेट लेने स्वयं बाजार दौड़ पड़ते, तो कभी कपड़ों की परवाह किए बिना उसके लिए घोड़ा बन जाते। उनके जाने के बाद अक्सर कहते, बच्चे से घर जन्नत हो जाता है। सो तो है, मंटो बुदबुदाती।
दोनों में से किसी ने भी इस विषय को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, पर पिछले 1 वर्ष से सैकड़ों तरह के टेस्ट, दसियों डॉक्टरों से सलाह मशविरा, जिसने जो कहा, जहाँ भी जाने की सलाह दी, सब कुछ किया। और फिर यह पता चल गया कि बच्चे होने की संभावना नहीं है। दौड़ में हारे हुए प्रत्याशी की भांति आनंद मायूस हो गए थे। उन्हें तो यह एहसास अब हुआ था, पर मंटो को तो विवाह के 4-5 वर्ष बाद ही चिंता व्यापने लगी थी। पर मौज मस्ती के आलम में आनंद को कुछ सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। अब एकाएक पति की आंखों में उतरती उदासीनता और उनकी बाहों की पकड़ में जो ठंडापन वह देख रही थी, उससे वह दोहरी टूटने लगी थी। कुछ खोजती सी मंटो की भयभीत आंखें जब तब बादलों सी भर भर आती थीं, पर उन आंसुओं की आवाज़ सुनने वाला तो उससे कुछ दूर सा होने लगा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसका हृदय उसे सांत्वना देता। वह स्वयं भी तो उसी नाव में सवार है जिसमें उसका आनंद है। मिलकर खेलेंगे, एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे। फिर और भी तो बहुत से रास्ते हैं, जिसे छाती से लगा लो, जिगर का टुकड़ा हो जाता है। आनंद उसके साथ हैं तो उसे और क्या चाहिए। पर क्या सचमुच आनंद उसके साथ हैं? दूर के रिश्ते की यह बहन कोई खेल खेल रही है, इसका कुछ आभास उसके तिर्या चरित्र से मंटो को हुआ तो था, किंतु आनंद की चाहत पर भरोसा ना करने का अर्थ था खुद पर भरोसा ना रखना। वह सिर झटक कर फिर कहती, आनंद उसके साथ हैं, बस उसे और क्या चाहिए। और बस यह भरोसा ही उसे छलता रहा। वह जान नहीं सकी थी कि हरा भरा दिखने वाला यह वृक्ष भीतर ही भीतर सूखने लगा है। घर के स्वामी का हक लेकर पैदा होता है पुरुष। स्वामिनी और अर्धांगिनी तो स्त्री भी बनती है, पर अनचाहे स्थितियां पैदा हुई नहीं कि पद और अधिकार हमेशा उसी के छीनते रहे हैं। जिस बड़ी कोठी को घर बनाने में उसका एक एक पल बीत रहा था, उस घर से उसका इतना ही संबंध जुड़ सका था। किस घर पर नाच करती है स्त्री? कोई घर उसका होता भी है? घर तो पुरुष का होता है। वह तो झूठे ही एक भ्रम पाल लेती है और फिर उस भ्रम को हकीकत बनाने में पूरा जीवन डरते डरते काट देती है। मंटो के साथ भी तो यही हुआ था। उस दिन की एक एक बात स्फटिक शिला में दिखते अक्ष की तरह उसके सम्मुख तैरती रहती है। उसी दिन तो वह इस अलिखित भाग्य लिपि से रूबरू हुई थी। पुरसुकून ठंडक की वह एक गुलाबी सुबह थी। भाई दूज आने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। डॉक्टरी पेशे से थोड़ा सा वक्त चुराकर मंटो के भाई परिवार सहित इस दिन बहन बहनोई के घर आते थे। क्यों ना इस बार भाई दूज भैया के यहाँ मनाए, आनंद ने कहा था। नेकी और पूछ पूछ, इससे अच्छा और क्या। तुरंत फुरत मंटो ने चलने की तैयारी शुरू कर दी थी। फ़ोन मत करना, सबको सरप्राइज देंगे। कार में कुछ गड़बड़ी आ रही थी। दोनों दोपहर की ट्रेन से चले गए। 2 घंटे में मुजफ्फरनगर आ गया। उत्तर प्रदेश का एक कस्बा। दूरी कितना है, सोचने भर की बात है, पर महीनों बीत जाते हैं, आ ही नहीं पाती। थोड़े बहुत यात्री ही उतरे थे। तांगे और रिक्शे वालों ने यात्रियों को घेरा। कहीं टैक्सी ना देख मंटो को एक तांगे में बिठाकर और सूटकेस रखवाकर आनंद बोला, बच्चों के लिए तो कुछ लाए ही नहीं, फल मिठाई तो ले लें। ऐसा करो, तुम चलो, मैं मार्केट से होकर पहुंचता हूँ, दूर ही कितना है। और तांगे वाला मंटो को लेकर आगे बढ़ गया। भाई का क्लिनिक घर से सटा हुआ है। हमेशा की तरह मरीजों की भीड़ थी। चारों तरफ नाम है, अमेरिका में पढ़ा हुआ है। कस्बे वालों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। पैसा और शोहरत इफरात से मिले हैं। भतीजा बाहर खेल रहा था। बुआ को आई देखकर अंदर भागा और उसके साथ भाई भावज बाहर निकल आए। नौकर ने दौड़कर सूटकेस थामा। भाभी ने आगे बढ़कर मंटो को गले लगाया। भैया ने तांगे वाले को रुपए दिए। अरे ना कोई फ़ोन ना खबर, अकेले कैसे? आनंद कहाँ है? नहीं आए क्या? मिठाई और फल खरीदते हुए आ रहे हैं साले साहब के लिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी मंटो? कहाँ उतरे थे, गाड़ी भेज दूँ? भाई ने ड्राइवर को आवाज़ दी। रहने दो भैया, आते ही होंगे, एक दिन रिक्शा या तांगे में ही सही। भाभी ने चाय का पानी चढ़ा दिया था और नाश्ते के सामान से मेज सज गई थी। मंटो बीबी, हाथ मुँह धो लो, भीजा जी भी आते ही होंगे। बातचीत में आधा पौन घंटा बीतने को हुआ था।
भाई क्लिनिक से उठकर आए। आनंद अभी तक नहीं आए। लच्छू, जा देख तो कहाँ रह गए। जग्गी की दुकान तक जाने की बात हुई थी। मंटो के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी। लगभग 20 मिनट बाद लच्छू अकेला लौटा था। दामाद साहब तो वहां नहीं दिखाई दिए। तूने ठीक से देखा तो था? हाँ भैया, एक ही तो सीधा बाजार है, देखता ही आ रहा हूँ। 20-25 साल पुराना नौकर है, उससे गलती नहीं हो सकती। वे खुद स्कूटर उठाकर निकल गए। जग्गी ने बताया कि दामाद साहब तो दुकान पर आए ही नहीं। सारा कस्बा छान मारा, सबकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। 100 ख्याल, पैसे वाले हैं, कहीं किसी ने कोई शरारत तो नहीं की। दिल्ली फ़ोन पर फ़ोन मिलाए, कोई उठा ही नहीं रहा था। मंटो ने बगल के सक्सेना साहब का नंबर दिया। 2-3 बार करने पर नौकर ने फ़ोन उठाया और पूछने पर बताया कि अभी 10 मिनट पहले आनंद टैक्सी से उतरते दिखाई दिए थे। रात हो रही थी। तुरंत घर फ़ोन मिलाया तो नौकर ने बताया कि साहब सो रहे हैं। बिना देर लगाए मंटो के भाई दिल्ली रवाना हो गए थे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब लौटकर उन्होंने जो बताया था, उसे सुनकर सबको जैसे लकवा मार गया था। आनंद दूसरा विवाह करेगा। कहता है कि उसने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है। उसे बच्चों की ज़रूरत है जो मंटो पूरी नहीं कर सकती। मंटो से उसे कोई शिकायत नहीं है। उसके साथ रहना चाहे तो उसे कोई ऐतराज़ भी नहीं है, लेकिन दूसरा विवाह हो जाने के पश्चात अब आप लोग जैसा उचित समझे करें। अंतिम बात कहते हुए भाई ने मंटो की तरफ देखा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह झूठ है, मजाक किया है उन्होंने। और मंटो दरवाजे की तरफ लपकी थी। कहाँ जा रही हो? दिल्ली? ऐसे कैसे दिल्ली जाओगी, पागल हुई हो? यहाँ आओ। और भाई ने खींचकर उसे अपने पास बिठाया था। मजाक नहीं है, यह सच है। 2 घंटे उससे मेरी बात होती रही पर कोई नतीजा नहीं निकला। फल मिठाई खरीदने वाली बात भी झूठी थी। दरअसल वह तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया था। रिश्ते की जो बहन है, उसने अपनी चाची की लड़की से उसके विवाह की बात पक्की भी कर दी है। तुम्हारे वहाँ रहते हुए विवाह में अड़चन थी। आर्य समाज मंदिर में विवाह होगा। भाई की बात पूरी होने से पहले ही मंटो मूर्छित हो गई थी। उपचार होने पर कुछ देर बाद आँख खुली तो उसने भाभी को अपने सिरहाने बैठे देखा। शायद इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी वजह से हाथ दुख रहा था। कुछ तलाशती हुई भाभी की नज़रें मंटो के चेहरे पर स्थिर थी। कोई किसी से क्या कहे, मन नहीं मानता, पर अगर यह सच है तो पल भर में क्या से क्या हो गया था। पहाड़ से सीधा खाई में। महीनों तो उसने इस भ्रम में काट दिए थे कि सच कुछ और है। फिर पूरा सच गले के नीचे उतारने के लिए उसने कितना जहर पिया था। ख्वाहिशों के चलते आत्मीय संबंध कितने बेमानी हो जाते हैं। इतना प्रपंच करने की क्या ज़रूरत थी? हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया होता तो भी वह क्या कर लेती? शायद इतने बेगैरत नहीं हो सके होंगे। अपनी नज़र में कुटिल आदमी भी कुछ हयादार बने रहना चाहता है, नहीं तो मन का बोझ कैसे हटे। मंटो का मन नहीं माना था। भाई ने उसका मन रखने के लिए ही 1-2 बार दिल्ली जाकर आनंद को समझाने की कोशिश भी की थी कि बच्चा गोद लिया जा सकता है, जन्मते ही दिलवा दूंगा, और कौन जाने फिर अपना ही हो जाए। ऐसे बहुत से केस हुए हैं। पर सब तर्क और कोशिशें नाकाम हुई थीं। रिश्ते की बहन ने बहुत गाढ़ा रंग चढ़ा दिया था। कहते हैं रिश्ते जीवन को संपन्न करते हैं, उसे अर्थ देते हैं। जरूर देते होंगे, पर अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना जैसे हर पल पहाड़ पर चढ़ने जैसा, और टूटना छोटी सी कंकड़ से चूर चूर हो जाने वाले कांच के उस आईने की तरह है, जो टूटकर ऐसा बिखर जाता है कि बटोरने के लिए पूरी एक जिंदगी कम पड़ जाती है। मंटो का जो अपमान हुआ था सो हुआ था। भाई भी कम अपमानित नहीं हुए थे। उनका रुतबा और अहम बहुत दूर तक आहत हुए थे। अनायास इस सारे घटना चक्र का सूत्र उन्होंने अपने हाथों में थाम लिया और तब शुरू हुआ एक दूसरा सिलसिला। आनंद की ओर से डाइवोर्स का दबाव पड़ रहा था।
साल भर इसी उधेड़-बुन में बीत गया और एक दिन मंटो से डाइवोर्स के पेपर साइन करा के उसके भाई ने आनंद के मुंह पर दे मारे थे। और फिर 2 बच्चों वाले एक विधुर डॉक्टर के साथ मंटो की दूसरी शादी की बात चलाई गई थी। वह समझता क्या है अपने को? मैंने भी उससे पहले मंटो का विवाह करके ना दिखाया तो मेरा नाम वीरेंद्र नहीं। मंटो के हृदय और दिमाग को धो पोंछ कर वहाँ भावी पति के रूप में किसी एक विधुर डॉक्टर युवक की तस्वीर चस्पा करने की जिम्मेदारी भाभी ने ओढ़ी थी। 28 की उम्र ही क्या होती है? आजकल तो इस उम्र में लड़कियों का ब्याह होता है। वह तो जल्दी विवाह हो गया था इसका, तो इतनी सी उम्र में यह दुख आन पड़ा, वरना राज करेगी हमारी मंटो रानी। तकदीर की अच्छी है जो तुरंत फुरत ऐसा योग्य वर मिल गया। यह सब मंटो की उपस्थिति में कहा गया था, लेकिन उसने भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। भाभी ने सोचा ऐसी जल्दी भी क्या है, वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, मंटो की तरफ से कोई जवाब ना पाकर एक दिन फिर भाभी ने चिंतित होकर कहा, मंटो बेटी, क्या कहती हो? तुम्हारे हित को देखते हुए ही हमने यह कदम उठाया है। उसके बच्चों को एक माँ मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा एक घर। हम आज हैं, कल नहीं। जमाना अकेली औरत को इज्जत से जीने नहीं देता। वह जानती थी कि भाई भाभी का यह अतिरिक्त प्यार है जो उन्हें इतना अधिक संवेदनशील बना रहा है, पर यह दुलार उसे इतना कमज़ोर भी कर रहा था कि अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का अधिकार भी उससे छीन रहा था। मंजिल पर पहुंचने से पहले ही राहों ने उसे पीछे धकेल दिया। उसे लगा था कि उसका अनागत भविष्य उलझे हुए धागों की तरह हो गया है कि सिरा ढूंढते ढूंढते सैकड़ों गांठें पड़ती जा रही हैं। बहुत कहने पर भी उसने इस नए रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी। आखिर भाभी ने सत्तो को बुला भेजा था। वह बीमार माँ को देखने आई थी। मंटो की यह खबर सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं। तभी भाभी का बुलावा भी आ पहुँचा। उन्होंने सभी बातें सत्तो के सामने रखीं और कहा, अब तू ही समझा इसे। इतना योग्य वर मिल रहा है कि जैसे इसी के लिए बना हो। जाने क्या पढ़ने की बात कह रही है, इतना ही आसान है क्या? आज भी याद है सत्तो को। विवाह तो हो ही गया था मंटो का, पर बीए का फॉर्म भरने के लिए उसने उसे कितना समझाया था। उस समय मंटो ने यह कहकर कि जो पाने के लिए पढ़ा लिखा जाता है वह तो मिल गया, बात हवा में उड़ा दी थी। भाभी ने जिस लिए मुझे बुलाया है, क्या सोचा उसके विषय में? मंटो चुप थी। भाई भाभी दोनों तुम्हारे हित की ही तो कह रहे हैं। पता नहीं मेरा हित किस में है। जो हुआ वह इस तरह होगा और अब कल क्या होगा कुछ भी मेरे बस में नहीं है। तू ही बता क्या करूं? बस में तो मंटो किसी के भी कुछ नहीं है। जो घट जाता है हमें तो उसे मान लेने भर का अधिकार है। मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। 2 वर्ष पहले सत्तो के पति की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। वो तो कहो कि सत्तो पहले से सर्विस में थी। पति के असमय देहांत से उपजा दर्द परिवार की जिम्मेदारियों में दब ढक गया था और अब परिवार ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य। तू किस सोच में पड़ गई सत्तो? कुछ नहीं। चुके हुए समय की दुखद बातें पीड़ा दे जाती हैं। मंटो ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। क्यों अपने को दुखी करती है रे? कम से कम तुम्हारी जिंदगी किसी मकसद के लिए तो पिस रही है। वह मकसद 2 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत तो देता है। मेरी नियति तो पहाड़ी ढलान पर लुढ़कने जैसी निरुद्देश्य हो गई है। खाई के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्यों? फूलों की घाटियाँ भी तो आंचल पसारे खड़ी हैं। और कांटे, वे भी तो कहीं होंगे। इस रास्ते मुझे जाना ही नहीं है। एक सम्मानित जीवन जीने की लालसा में हमेशा स्त्री ही क्यों अटकती आई है? कुछ अनचाहा हुआ नहीं कि रिश्तों के रंग उसकी चूनर से बादलों की तरह उड़ जाते हैं। दोष आनंद का होता तो क्या मैं उससे इस तरह नाता तोड़ लेती? ममत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो स्त्री को ही होती है, पर वह तो पुरुष के दोष को भी अपने सिर ओढ़कर उसकी छांव बने रहना स्वीकार कर लेती है।
ऐसा नहीं हो सका तो अब दूसरा कुंठित जीवन जीने की मजबूरी क्यों स्वीकार करूं? लेकिन मंटो, जीने का कोई मकसद तो होना चाहिए ना। तुम जैसी लड़की जरूर निभा लेगी। नहीं सत्तो, रिश्ते निभाए या ढोए नहीं जाते, रिश्तों को जिया जाता है। ढोए या निभाए जाने की स्थिति में वे धड़कना बंद कर देते हैं और नाशूर बन जाते हैं। किसी ताकतवर पेड़ की छाया तलाशते रहना जरूरी है क्या? खुद भी तो पेड़ बना जा सकता है। आनंद को बच्चे की ज़रूरत है, मेरी नहीं। डॉक्टर के पास 2 बच्चे हैं, उसे उनके लिए एक माँ की ज़रूरत है। रिश्तों के ऐसे दायरों में बहुत सी मजबूर मंटो खड़ी होती आई है, पर यह मंटो अब सिर्फ एक ज़रूरत भर नहीं बन सकती। सत्तो हैरान थी, यह दब्बू और शर्मीली लड़की एकाएक इतनी बोल्ड कैसे हो गई? कुछ तो है जो उसे लीक पर चलने से हठात रोक रहा है। एक आहत मन इतना स्वाभिमानी भी हो सकता है जो भविष्य को इतनी कड़ी चुनौती दे डाले। खामोश हो गए लम्हों को सत्तो ने ही जबान दी। हकीकत और जज्बात में बहुत दूर का रिश्ता होता है मंटो। फिर भी तूने जो सोचा है उसमें यह सत्तो तेरे साथ है। उसका यह निश्चय देखकर भाई भाभी ने इतना ही कहा था, अगर तेरा यही फैसला है तो तेरे खाने पहनने से यहाँ के कुएं नहीं खाली हो जाने के। तेरा भाई तुझे जीवन भर राजकुमारी की तरह रख सकता है। मंटो के दुख ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। वे उसे खुश देखना चाहते थे। पल भर के लिए मंटो कुछ नहीं कह सकी थी। उनकी भावना को ठेस पहुंचाने से पहले वह मर जाएगी। फिर साहस बटोरकर उसने कहा था, मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मुझे आप मिले, पर भैया भाभी, जिंदगी के थोड़े से हिस्से के बारे में सोचने का अधिकार मुझे भी दे दो। मुझे आपका सहारा नहीं, साथ चाहिए। जवाब में दोनों उसके कंधे थपथपाकर भरे हृदय से कमरे के बाहर चले गए थे, इससे पहले कि उसके भविष्य की किताब का पहला पन्ना गलने लगे। रलमल करती हुई आंखों को मंटो ने हथेलियों से पोंछ डाला था। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव अवश्य भेजिएगा। मुझे प्रतीक्षा रहती है।